बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और उसके पास लगभग 100 चांद हैं। लेकिन इन सब में से एक चांद ऐसा है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को रोक दिया है। उसका नाम है यूरोपा और यही वो जगह है जहां वैज्ञानिकों को आज तक की सबसे बड़ी संभावना मिली है किसी दूसरी दुनिया में जीवन की। यूरोपा का आकार हमारी अर्थ के चांद से थोड़ा छोटा है, लेकिन अंदर क्या है ये सुनकर दिमाग चकरा जाए। यूरोपा की पूरी सरफेस एक मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है और उस बर्फ के नीचे है एक पूरा का पूरा समुद्र लिक्विड पानी का, जो सिर्फ किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे चांद को घेरे हुए। ये समुद्र इतना गहरा है कि इसमें अर्थ के सारे ओशंस का पानी डालो तो भी जगह बचेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि बर्फ के नीचे छुपा हुआ पानी लिक्विड कैसे है। बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है और उसकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल है। बृहस्पति की ग्रेविटी यूरोपा को बार बार खींचती और धकेलती है। इस खींचातानी की वजह से यूरोपा के अंदर इतनी हीट पैदा होती है कि बर्फ पिघलती है और नीचे लिक्विड पानी बना रहता है। यही वजह है कि इतनी ठंड में भी यूरोपा के अंदर एक गर्म समुद्र मौजूद है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर यूरोपा के अंदर लिक्विड पानी है और हीट भी है तो क्या वहाँ जीवन हो सकता है। हमारी अर्थ पर जहाँ भी पानी और हीट मिली है वहाँ किसी न किसी तरह का जीवन जरूर मिला है, चाहे वो समुद्र की सबसे गहरी खाई हो जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, चाहे वो वोल्केनिक विंड्स हो जहां तापमान सैकड़ों डिग्री होता है। हर जगह जीवन ने रास्ता निकाल लिया है। तो अगर यही फॉर्मूला यूरोपा पर अप्लाई हो तो वहां भी कुछ न कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं मार्च 2026 की उस रिसर्च की जिसने सबको चौंका दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा की सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट की है और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से नहीं है। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड यूरोपा के अंदर के समुद्र से ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यूरोपा का अंदरूनी समुद्र और उसकी ऊपरी बर्फ की सरफेस आपस में कनेक्टेड है, यानी अंदर जो भी हो रहा है उसके निशान बाहर तक आ रहे हैं। साइंटिस्ट ने यूरोपा की सरफेस पर कुछ जगहों पर नमक के निशान भी देखे और ये नमक भी अंदर के समुद्र से आया है। पृथ्वी के समुद्र का पानी भी नमकीन है और पृथ्वी के समुद्र में ही जीवन की शुरुआत हुई थी। यूरोपा का समुद्र भी नमकीन है। ये सिमिलैरिटी बहुत छोटी नहीं है। इसके अलावा साइंटिस्ट को यूरोपा की सरफेस पर कुछ जगह मिली हैं जहां बर्फ टूटी हुई है और दरारें हैं। इन दरारों से पता चलता है कि अंदर का समुद्र हिल रहा है, लहरें उठ रही हैं। ये एक जीवित समुद्र के निशान है। अब बात करते हैं नासा के उस मिशन की जो यूरोपा को करीब से देखने के लिए भेजा गया है। नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ। यह स्पेसक्राफ्ट 2030 में यूरोपा के पास पहुंचेगा। ये यूरोपा की सरफेस पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि यह यूरोपा के बहुत करीब से बार बार गुजरेगा, लगभग 49 बार। हर बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट करेगा। ये मेजर करेगा कि बर्फ की परत कितनी मोटी है, ये देखेगा कि नीचे का समुद्र कितना गहरा है और ये पता लगाएगा कि उस समुद्र में वो सारे केमिकल्स हैं या नहीं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि यूरोपा क्लिपर अब तक का सबसे बड़ा प्लानिटरी साइंस स्पेसक्राफ्ट है जो नासा ने बनाया है। और इस पूरी कहानी में एक और बात है जो बहुत जरूरी है। अगर यूरोपा में जीवन मिला, चाहे वो सिर्फ एक टाइनी बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म हो, तो इसका मतलब होगा कि जीवन सिर्फ अर्थ पर नहीं है। इसका मतलब होगा कि जहाँ भी सही कंडीशंस हैं, वहाँ जीवन खुद ब खुद पैदा हो जाता है। और अगर ये सच है तो हमारी गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं, अरबों प्लैनेट्स हैं, अरबों मून्स हैं, उनमें से कितनों पर जीवन होगा। यूरोपा का जवाब सिर्फ एक चांद का जवाब नहीं होगा। ये पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। 2030 का इंतजार करो, क्योंकि जब यूरोपा क्लिपर की पहली डिटेल्ड पिक्चर्स आएंगी तब शायद हमें पता चले कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन एक सवाल और है जो साइंटिस्ट के दिमाग में चल रहा है। अगर यूरोपा में जीवन है तो वो कैसा दिखता होगा? क्या वो इंसानों जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यूरोपा में जीवन है तो वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे बैक्टीरिया, और वो शायद उसी तरह जीते होंगे जैसे हमारी अर्थ के सबसे गहरे समुद्र में कुछ ऑर्गेनिजम्स जीते हैं, बिना सूरज की रोशनी के, सिर्फ केमिकल एनर्जी पर। हमारी अर्थ पर ऐसी जगह हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। ये समुद्र की तलहटी में वो जगह हैं जहां से गर्म पानी और केमिकल्स बाहर निकलते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, तापमान बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर इतना होता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड में कुचल जाए, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है। बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे वर्म्स हैं, क्रैब्स हैं, ये सब सूरज की रोशनी के बिना केमिकल एनर्जी से जी रहे हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि यूरोपा के समुद्र की तलहटी में भी ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, और अगर हैं तो वहाँ भी ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। और यहाँ एक और बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूरोपा की बर्फ की सरफेस पर कुछ जगहों पर लाल और भूरे रंग की धारियां हैं। ये धारियां हजारों किलोमीटर लंबी हैं। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ये सिर्फ मिनरल्स हैं जो अंदर से आए हैं, लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इन धारियों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, यानी जीवन के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर ये सच निकला तो इसका मतलब होगा कि यूरोपा का समुद्र सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के लिए जरूरी हर एक चीज मौजूद है।
अब एक और बात जो यूरोपा को और भी स्पेशल बनाती है, हमारी अर्थ पर जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी मानी जाती हैं। पहली, लिक्विड पानी। दूसरी, एनर्जी का कोई सोर्स। तीसरी, सही केमिकल्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यूरोपा के पास ये तीनों चीजें हैं। लिक्विड पानी है, जुपिटर की ग्रेविटी से हीट एनर्जी है, और जेम्स वेब ने कार्बन कंफर्म कर दिया है। ये तीनों कंडीशंस एक साथ अर्थ के बाहर पहली बार किसी जगह मिली है। इसीलिए वैज्ञानिक यूरोपा को लेकर इतने एक्साइटेड हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। यूरोपा की बर्फ की परत कितनी मोटी है ये अभी तक पक्का पता नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये 10 किलोमीटर मोटी है, कुछ कहते हैं 20 किलोमीटर, और कुछ कहते हैं 100 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर ये परत बहुत मोटी निकली तो अंदर के समुद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 100 किलोमीटर मोटी बर्फ को तोड़कर नीचे जा सके। यूरोपा क्लिपर ये पता लगाएगा कि ये बर्फ कितनी मोटी है, और उसके बाद साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर बर्फ पतली निकली तो भविष्य में एक लैंडर भेजा जा सकता है जो बर्फ को ड्रिल करे और सीधे समुद्र में उतरे और उस समुद्र का पानी टेस्ट करे, और अगर उस पानी में जीवन के निशान मिले तो वो दिन इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। और अब एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, यूरोपा अकेला नहीं है। बृहस्पति के पास 4 बड़े चांद हैं जिन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं। इन्हें 1610 में गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। ये 4 चांद हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। और इनमें से सिर्फ यूरोपा ही नहीं बल्कि गैनीमीड और कैलिस्टो के अंदर भी लिक्विड पानी के समुद्र हो सकते हैं। यानी सिर्फ बृहस्पति के आसपास 3 ऐसी जगहें हैं जहां जीवन की संभावना है। लेकिन यूरोपा इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इसकी वजह यह है कि यूरोपा का समुद्र सीधे उसके रॉकी तलहटी से मिला हुआ है। गैनीमीड और कैलिस्टो में पानी और रॉक के बीच बर्फ की एक और परत है, लेकिन यूरोपा में पानी सीधे रॉक को छू रहा है। और यही वो कंडीशन है जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनाती है। और हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो जगह है जहां जीवन सबसे पहले शुरू होता है। अब एक और शॉकिंग बात, यूरोपा का समुद्र अरबों साल पुराना है। हमारी अर्थ पर जीवन को शुरू होने में लगभग 50 करोड़ साल लगे थे। यूरोपा का समुद्र उससे कहीं ज्यादा पुराना है, यानी अगर वहाँ जीवन शुरू हुआ होगा तो उसके पास डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा वक्त था। शायद वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा डेवलप्ड हो। लेकिन एक और सवाल है, अगर यूरोपा में जीवन है तो क्या वो कभी बाहर आ सकता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा की सरफेस पर जुपिटर की रेडिएशन इतनी तेज है कि कोई भी जीव वहाँ एक सेकंड भी नहीं बच सकता। जुपिटर एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो चार्ज पार्टिकल्स को यूरोपा की सरफेस पर बरसाता रहता है। ये रेडिएशन इतनी डेडली है कि अगर कोई इंसान यूरोपा की सरफेस पर खड़ा हो तो वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। इसीलिए अगर यूरोपा में जीवन है तो वो सिर्फ बर्फ के नीचे उस समुद्र में ही रह सकता है। बर्फ की मोटी परत उसे ऊपर की रेडिएशन से बचाती है, यानी वो जीवन हमेशा के लिए अंधेरे में बंद है। ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं। और ये सोचकर एक अजीब सा एहसास होता है, शायद यूरोपा के उस अंधेरे समुद्र में कोई ऑर्गेनिज्म लाखों सालों से तैर रहा है। उसे ये नहीं पता कि उसके ऊपर बर्फ है, उसे ये नहीं पता कि बर्फ के ऊपर अंतरिक्ष है, उसे ये नहीं पता कि उससे करोड़ों किलोमीटर दूर एक प्लेनेट पर कुछ जीव उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उन जीवों का नाम है इंसान। 2030 में यूरोपा क्लिपर वहां पहुंचेगा, 49 बार यूरोपा के करीब से गुजरेगा, हर बार नया डेटा लेगा, और धीरे धीरे वो तस्वीर बनेगी जो हमें बताएगी कि उस बर्फ के नीचे सच में क्या है। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, ये इंसान का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अकेले हैं? और यूरोपा उस सवाल का जवाब देने के सबसे करीब है। लेकिन यूरोपा क्लिपर मिशन सिर्फ यूरोपा को नहीं देखेगा। जब ये स्पेसक्राफ्ट 2030 में बृहस्पति के पास पहुंचेगा तो रास्ते में ये गैनीमेड और आयो के भी करीब से गुजरेगा। आयो बृहस्पति का सबसे अंदरूनी चांद है और ये सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिव ऑब्जेक्ट है। इस पर हर वक्त सैकड़ों वोल्केनोज फटते रहते हैं। इसकी सरफेस लगातार बदलती रहती है और इसी आयो की वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बृहस्पति के आसपास चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा क्लाउड बना हुआ है जो यूरोपा की सरफेस पर बरसता रहता है। यानी आयो और यूरोपा का एक सीधा कनेक्शन है। आयो जितना ज्यादा वोल्केनिक होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन यूरोपा पर पड़ेगी और उतना ज्यादा यूरोपा का ऊपरी हिस्सा बदलता रहेगा। अब एक और बात जो मार्च 2026 की लेटेस्ट रिसर्च में सामने आई है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा की सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डिटेक्ट किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडेंट्स जीवन के लिए एनर्जी का एक बहुत जरूरी सोर्स होते हैं। हमारी अर्थ पर भी जीवन ऑक्सीजन को ऑक्सीडेंट की तरह यूज करता है। अगर यूरोपा के समुद्र में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहुंच रही है तो वहां के ऑर्गेनिजम्स उसे एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। यानी यूरोपा का समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, वो एक केमिकल फैक्ट्री है जो लगातार जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स बना रही है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आती कहाँ से है? जुपिटर की रेडिएशन जब यूरोपा के बर्फ की सरफेस पर पड़ती है तो वो बर्फ के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है और उन टूटे हुए मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है।
फिर यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड धीरे धीरे बर्फ की परत से होकर नीचे के समुद्र में पहुंचती है। यानी जुपिटर की डेडली रेडिएशन जो ऊपर से जीवन को नष्ट करती है, वही रेडिएशन नीचे के समुद्र में जीवन के लिए फ्यूल बना रही है। यह नेचर का सबसे अजीब और सबसे अमेजिंग पैराडॉक्स है। अब बात करते हैं यूरोपा की सरफेस की उन दरारों की जो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। यूरोपा की सरफेस पर कुछ जगहें हैं जिन्हें केओस टेरेन कहते हैं। ये वो जगहें हैं जहां बर्फ की सरफेस टूटी हुई है, उखड़ी हुई है और बिल्कुल अव्यवस्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये केओस टेरेन वहां बनती है जहां नीचे का गर्म पानी ऊपर आकर बर्फ को पिघलाता है और फिर वापस जम जाता है। यानी ये वो जगह हैं जहां अंदर का समुद्र और ऊपर की बर्फ आपस में मिलती हैं। और अगर यहाँ समुद्र का पानी ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि अगर उस पानी में कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके केमिकल सिग्नेचर्स भी ऊपर आ सकते हैं। यूरोपा क्लिपर इन्हीं केओस टेरेन वाली जगहों को सबसे पहले स्कैन करेगा। एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है, यूरोपा की सरफेस का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड में कोई भी चीज जम जाती है, लेकिन इसी सरफेस पर कुछ जगह हैं जहाँ तापमान थोड़ा ज्यादा है। ये गर्म जगह वो हैं जहाँ नीचे से हीट आ रही है, और यही वो स्पॉट्स हैं जहां वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। और एक बात जो नासा के वैज्ञानिकों ने खोजी है वो ये है कि यूरोपा के उस अंधेरे समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी ऑमनिलिंग देखते हैं। कैसे देखते हैं ये हम नहीं जानते, वाईफाई वहां कैसे पहुंचता है ये भी हम नहीं जानते, लेकिन वो देखते हैं और वो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचो, बर्फ के नीचे एक एलियन ऑर्गेनिज्म ने सब्सक्राइब कर लिया और तुम अभी तक सोच रहे हो। सब्सक्राइब बटन यूट्यूब पर प्रोफाइल के बगल में है, बिल्कुल फ्री है। यूरोपा वाले एल से कर लिया, तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल है। और लाइक भी करो, क्योंकि जब तुम लाइक नहीं करते तो हम यहाँ बैठकर यही सोचते रहते हैं कि वीडियो अच्छी थी या नहीं। और वो अनसर्टेनिटी हमारे लिए यूरोपा के समुद्र से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और अगर शेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दोस्त जिसे तुम सबसे ज़्यादा जलाना चाहते हो उसे ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेगा और उसे कुछ पता नहीं होगा तो तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी।